बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फ्रांस और लंदन का दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए हैं। दूसरी जानिब दुबई में होने वाले सियासी शख्सियात की मुलाकातों और सियासी पेशरफ्त पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल्स केस में अगर फुल कोर्ट के बगैर फैसले होते हैं तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। एक उनका नोट है ये जी, उनका सजेशन है, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि आज तमाम दिन इस पर ज़ाहिर बहस भी हुई और हमने ख़बरों में सुन भी लिया, लेकिन उसका जो हासिल है वो ये है कि एक तो अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने अदालत को ये बताया कि हमारे पास 102 लोग, क्योंकि कल जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा था कि 102 लोगों से तफ्तीश जारी है या ऐसी कोई बात हुई थी, गालिबन इससे कोई मिलता जुलता लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। तो आज जो है वो जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो तो थोड़ा सा उस पर कन्फ्यूजन हुआ। अदालत ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने कहा जो आपने कहा था तो नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बात कोई और हुई। फिर उन्होंने वजाहत की कि जी वो कस्टडी में है फ़ौज की, ठीक है, फ़ौज की कस्टडी में है और अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और उसके हवाले से फिर जो इत्तेज़ाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब और बाकी भंडारी साहब और बाकी जो शख्सियात थीं, उनका ये कहना था कि इस फैसले पे किसी तरह स्टे मिल जाए, यानी स्टे मिल जाए, यानी फ़ैसला जो है ये इसको रोक दिया जाए कि आगे फ़ौजी अदालतें जो हैं वो अपना काम रोक दें या इन लोगों को जो है वो बाहर ले आया जाए। तो वो जो है वो फ़ैसला मुस्तरद हुआ अदालत। हाँ, मतलब फ़ैसला उनका मुस्तरद से मुराद ये है कि फ़ैसला उनके हक़ में नहीं आया, अभी फ़ैसला तो नहीं हुआ, यानी वो स्टे नहीं ले सके कोर्ट से। और अब जो है वो चूँकि जुलाई के तीसरे हफ्ते तक इसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई है, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो बात की गई कि जी पहले हफ्ते में तो पहले दूसरे हफ्ते में शायद बेंच अवेलेबल नहीं है, तो ये तीसरे हफ्ते में अब जुलाई के इस मुकदमे की समाअत होगी। और दो तीन बातें उस वक्त तक ये 2D1 2D2 इससे कतई नज़र कि जी वो सिविलियंस, इसमें एक जो है वो शिक जो है वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की है, और जो 1 है वो यानी 2D1 का भी एक वो फिर रोमन 1 है, फिर एक रोमन 2 है। तो उसमें कि जी वो अगर मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात में लोग घुसें, सिविलियंस दाखिल हो जाएँ या उकसाएँ, 1 में ये है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2 गालिबन ये कह रहा है। तो वो उसमें फिर ये है कि उन्होंने कहा कि मिसालें दी माजी की और सारा कुछ हुआ। तो अदालत ने दो तीन बातें उसमें उन्होंने यकीन दहानी ली अटॉर्नी जनरल साहब से, हुकूमत से। और उसमें तो एक तो ये बात कि उनकी ईद पर बात करवाई जाए अपने अहल खाना से। दूसरी बात उन्होंने कही कि इसमें जो है वो खाने का उन्होंने पूछा कि खाना जेलों में कैसा है, आप जाके कभी चक्कर लगा के देख लें। और तीसरी उन्होंने जो बात की वो उन्होंने कहा कि ये इमरान रियाज खान साहब के वाले से बात हुई कि उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है। उन्होंने कहा तो आपके पास अगर नहीं है तो भी आप तलाश करके हमें बताएं अगली समाअत। तो इसका मतलब अब इसको इस तरह लिया जाएगा कि जो कार्रवाइयाँ हैं, गिरफ़्तारियाँ और तहकीक और तफ्तीश और तमाम जो मामलात हैं, अब ये मज़ीद तेज़ इसलिए होंगे कि अदालत से जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक प्ली लेके गए थे ये सारी शख्सियत, तो अदालत ने उसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से और बाकी मामलात को कि ये वो सारा कुछ हुआ, लेकिन उसमें उन्होंने वो कार्रवाई उसी तरह से जारी रहेगी बल्कि तेज़ हो जाएगी। और तेज़ इसलिए हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको जो है वो कहा है कि
इसमें आप इन इन चीज़ों को यकीन दहानी बनाएं। एक जज साहब ने कहा कि फुल कोर्ट होना चाहिए, हो सकता है फुल कोर्ट बने, कैसे हो क्या हो, लेकिन ये जुलाई के आखिर तक चला गया मामला। ये तकरीबन एक माह, आज तकरीबन एक माह के बाद इसकी अगली समाअत होगी। ठीक है। तो इस दौरान गिरफ्तारियां और इस दौरान जो है वो मुकदमात का क़याम और इस दौरान जो है वो बहुत कुछ। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि यानी मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं दोबारा, देखें होता ये है कि मैं वैसे भी मैं ओरिजिनल जिस फील्ड से हूँ तो वो मेडिकल में भी दो तरह की चीज़ें हैं। एक ये है कि हमें मरहम भी रखनी पड़ती है और हमें चीरा भी लगाना पड़ता है, इंसिजन भी देना पड़ता है। और मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जब यानी फर्स्ट ईयर में तो होता है ना एनाटॉमी में, आपने डेड बॉडीज़ देख ली और ये हुआ तो वो भी बड़ा मुश्किल, लेकिन असल मरला आता है जब आप मॉर्चरी में जो है ना पोस्टमार्टम देखते हैं किसी का, क्योंकि पोस्टमार्टम के वक्त ये होता है कि थोड़ा ही टाइम गुजरा होता है। तो जो पहला पोस्टमार्टम थर्ड ईयर में देखा था मैंने, वो 12 साल का बच्चा था और उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा था जब बच्चा सोया हुआ है। तो हम लोग मेडिकल फील्ड में जो है ना वो बहुत ज़्यादा, और फिर चूँकि कैजुअलिटी में काम किया तो गन शॉट्स, हेड इंजरीज, ट्रेन से लोग, सबसे बुरी इंजरीज होती हैं ट्रेन, और साथ साथ फिर आप सूचर्स भी लगा रहे हैं, मरहम भी लगा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि यहाँ पर भी यही सिलसिला है इत्तेफाक से, मीडिया में भी, कि आपको अच्छी खबरें भी और बुरी खबरें भी, लेकिन दोनों खबरें आपको बतानी पड़ती हैं, चाहे वो किसी के लिए अच्छी हो या किसी के लिए बुरी हो, लेकिन खबर जो है वो बहरहाल आपको बतानी पड़ती है। और जो है वो खबर जो है वो ज़ाहिर है किसी के लिए अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी। अब ये पीटीआई के लिए अच्छी है या बुरी है या उसे, तो खबर है, और उस खबर में जो है वो उसके अंदर वेरिएशंस भी आ रही हैं, लेकिन एक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वो चीज़ें जा रही हैं। और वो डायरेक्शन जो है वो ब्लैक होल वाली के आगे जाके फंस जाएंगे सारे, और वो तो वही है। लेकिन उससे मुल्क ने निकलना है, और मुल्क कैसे निकलता है आगे, क्या सूरत हाल बनती है, ये भी देखना है। गिरफ्तारियाँ, छापे, और 7वीं दफ़ा आज अली मोहम्मद खान साहब का जी उनकी गिरफ्तारी दोबारा हुई है। और अली मोहम्मद खान साहब की गिरफ्तारी की एक तो ये कि उन पे चार्जेस हैं, दूसरी वजह ये है जो थोड़ी सी, अली मोहम्मद खान साहब बहुत करीबी दोस्त मुराद सईद साहब के भी थे। ये दोनों बड़े, इनको मैंने हमेशा साथ देखा, ट्रैवल भी साथ करते थे। तो मतलब ये हो सकता है उससे हटके हो, यह हो सकता है कि मुराद सईद साहब के साथ कोई ताल्लुक हो, कि मुराद सईद साहब इनसे सब कुछ, इनसे गपशप लगती थी जब भी, तो दोनों साथ होते थे। और ये नो मर्सी वाला, नो मर्सी इसमें कि जो भी लोग मुलविस हैं 9 मई में वो उसमें धरे जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात और, वो बात यह है कि ये अगर आप देखें ना ट्रेंड, मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, एक बड़ी अजीब सी बात है, ये 2001 से अगर हम शुरू करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आया और 9/11, और जब भी उसके बाद से बहुत ऐसा हुआ है, बहुत दफ़ा, कि तख्ते उल्टे गए हैं मुल्कों में। मतलब है कि अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, उसके बाद लीबिया में, अरब स्प्रिंग तो एक हिजान था, मतलब एक फितना था बहुत बड़ा, ठीक है, जिसमें मतलब ना कोई जमहूरियत, मुल्क टूट गए। यमन, मतलब प्रॉपर मुल्क ख़त्म हो गए, ठीक है। उनको दोबारा बनाना जो है, उस सीरिया, इधर उधर आगे पीछे, उधर कलर रेवोल्यूशंस आ रहे हैं जॉर्जिया में, तो यूक्रेन में। और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अरब स्प्रिंग्स जब स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे ऊपर हमने एक सेल्फ, मीडिया ने खुद एक फ़ैसला किया था हम लोगों ने, कि यहाँ पर हम अरब स्प्रिंग्स को कवर नहीं करेंगे। अच्छा। और ना ही हम उन चैनल्स को दिखाएंगे जो कि अरब स्प्रिंग
जहाँ पे हो रहा हो। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा ना बाज़ दफ़ा जोग्राफ़ी आपको बड़ा, मतलब आप सोचते हैं कि यार जोग्राफ़ी हेल्प करती है आपको। मतलब मैं देखें ईरान कितनी मजबूत रियासत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ईरान एक बफर है, कि ईरान के साथ अगर ईरान दरमियान में ना होता तो हम इराक़ के साथ हमारा बॉर्डर होता। अब तसव्वुर करें कि यहाँ से हर दूसरा आदमी चलो चलो इराक़ चलो, ये हो रहा होता ना। अच्छा, और अगर फ़र्ज़ करें जो मतलब है कि ये 47 से पहले ही सारे वाक़यात हो रहे होते, तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये पाकिस्तान तो जैसे तैसे करके अफ़गानिस्तान का जो टर्मोइल है अभी भी जारी है, लेकिन जो टर्मोइल वहाँ रहा पाकिस्तान तो उसको झेल गया। सुसाइड बॉम्बिंग्स भी हो रही हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, तो ये वो जो भी कुछ था, इंडिया चल सकता है ये सारा? आप ज़रा तसव्वुर करें, ये 9/11 के बाद वहाँ से जो हज़ारों लोग यहाँ आ गए थे जब, तो उसमें मुझे बताएं कि इंडिया क्या हज़ारों लोग इंडिया का बॉर्डर फ़र्ज़ करें ये यानी प्री 47 ये होता तो इंडिया के अंदर यहाँ से हज़ारों लोग दाखिल हो जाए तो इंडिया ये हो सकता था मुमकिन। तो आपको बाज़ दफ़ा उधर देखें ना, वो जो बॉर्डर है वो ट्राइबल है, उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब मैं जितने लोगों से मेरी बात हुई उसका कोई हल नहीं। आप कहेंगे कुकीज़ ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, उसको चल रहा मणिपुर में, मतलब वो उसका कोई, मुझे नहीं पता क्या सॉल्यूशन निकलेगा उसका। अच्छा, अब इशू ही है सारा, मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब उसके बाद अरब स्प्रिंग आती है, हंगामे होते हैं, सारा कुछ। अब आपको अचानक ऐसा लगता है कि अब ठहराव आ गया है दुनिया में, और वो जो पूरा का पूरा एक तरीका होता था ना जिसमें हंगामे करके हुकूमतों के तख्ते उल्टे जाते थे, वो रुक गए। अच्छा, वो कैसे फील आपको हो रहा है? आपको फील हो रहा है मिडिल ईस्ट को देख के, कि मिडिल ईस्ट के अंदर अचानक वो मुल्क जो, यानी आप देखें बहरीन, आप देखें ये जो कई अरब ममालिक में ये अरब स्प्रिंग फैलने लगी थी, इनको फ्यूल किया जा रहा था पीछे से, आलमी क़ुव्वतें फ्यूल कर रही थी ना, वो कुछ अपने उनके अंदर मामलात थे कुछ, तो वो जो है वो उन्होंने उसको सख्ती से, जो तो रियासत ने काबू कर लिया तो वो उस फेस से निकल गए, और अब वो मुल्क दोस्त हैं एक दूसरे के। अब ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, मिस्र, ये सब दोस्त हैं आपस में। और ये जो दौर था ना, अब इसके पीछे जो भी कुव्वत थी उसको छोड़ दें, और हर एक को पता है कौन सी कुव्वत थी, ठीक है ना, जो कि तख्ते उलटती थी और रेवोल्यूशंस लाना और ये कर दो और वो कर दो और फलां कर दो और बम्बार, वो भी उसने भी अब ये यानी अमेरिका, उन्होंने भी ये आखिरी मेरे ख्याल से वेनेज़ुएला में था जो कि नाकाम हो गया। ठीक है ना, कि हुकूमत तक उलट दो और दो हुकूमतें बन गई, उसके बाद वो भी अब ज़रा से पीछे हटे। उसकी वजह ये कि चाइना जो है, चाइना इस चीज़ को पसंद नहीं करता। कितनी देर लगेगी चाइना को कि ताइवान के अंदर चाइना हुकूमत उलट दे उनकी? कितनी देर लगेगी? नहीं, वो उनके साथ हंसी मजाक, ये वो आगे पीछे उनके वेपन्स जाते हैं, घूमते हैं आगे पीछे अमेरिका, लेकिन अमेरिकन मौजूद तो नहीं है ना ताइवान के अंदर, लेकिन वो तख्ता नहीं उलट रहे, मतलब वो इशारा करेंगे किसी को तो वहाँ एक ऑपोजिशन खड़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ को चाइना जो है ज़रा ठंडा होता है ना, आराम से, पीसफुल, इसीलिए कई ममालिक चाइना की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि चाइना जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल, उनका सिस्टम पसंद नहीं करता। कहते सुकून से आराम से काम करो, और ये गैर ज़रूरी शोर शराबा, ये आप मतलब गैर ज़रूरी हंगामे हो रहे हैं और ये तो आराम से अपना सब अच्छे बच्चों की तरह काम करो, मुल्क को आगे लेके जाओ। और तो ये अचानक जो है ये आपको तब्दीली नज़र आएगी, और उसके नतीजे में आप ये देखें कि मैं इसमें जमहूरियत और गैर जमहूरी के उसमें नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो हिजान है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको दुनिया पसंद नहीं कर रही। ठीक है, पुरअमन तरीके से चीज़ हो, थोड़ा बहुत लोगों ने मुजाहरे किए, अपना हकूक़ के लिए बात मान ली, जैसे होता है हर मुल्क में, लेकिन ये कि पूरे तख्ते और ये और सारा, और मैं उसकी आपको मिसाल भी बताता हूँ। आप देखें अरब स्प्रिंग ख़त्म, फिनिश, नो मोर अरब स्प्रिंग, डेथ ऑफ अरब स्प्रिंग, कि अब कोई तस्वुर भी करे कि वहाँ पर जो है वो कोई हंगामा करके तख्ता उल्टेगा, या हाँ या कोई बाहर से बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी, वहाँ सवाल ही पता नहीं। मतलब इसको क्लोज कर रहे हैं ये सीरिया और टर्की का भी, और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, और सूडान का भी। अच्छा, अब ये यहाँ पर पाकिस्तान में भी जो असल अब है वो ये है कि यहाँ इस्तेहकाम कैसे आता है, इस्तेहकाम कैसे आता है, सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम। अल्लाह करे 4 दफ़ा बात कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, और 3 दिन रह गए हैं या 2 दिन रह गए हैं IMF का माहिदा ख़त्म होने में, तो अल्लाह करे कि उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर आ जाए।
उम्मीद तो है, सारी शराइत तो मान ली हैं। अच्छा, अब दुबई की मुलाकातें हैं तो उनमें भी देखना है कि अब ये जो जरदारी साहब की मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ साहब के साथ, मैं अगर इसमें गलती करूं तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये मुलाकात हो रही है 2018 के बाद। ठीक है। यानी 2018 में मुलाकात हुई थी और बिल्कुल एक मुख्तलिफ माहौल में हुई थी, और ये उसकी तस्वीर है उस मुलाकात की। और ये मुलाकात हुई है कहीं मेरा ख्याल है 14 सितंबर को या 15 सितंबर को 2018 को। और ये मुलाकात जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके तस्वीर को दिखा सकें, क्योंकि ये मुलाकात मेरा ख्याल है कि आखिरी मुलाकात ये यानी 2018 की, और ये मुलाकात हुई थी जाती उम्रा में जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का इंतकाल हुआ था। ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब को पैरोल पे रिहा किया गया था। तो जरदारी साहब वहाँ पे ताज़ियत के लिए गए थे। ठीक। तो ये जो है, ये मेरे ख्याल से मैंने कहा शायद इसके बाद बिलावल की तो हुई हैं मुलाकातें, लेकिन मेरा ख्याल है जरदारी साहब की मुलाकात शायद पहली दफ़ा हो रही है उसके बाद, ठीक है ना। और ये उस वक्त का डॉन भी हम कोट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि ये पहली गालिबन मुलाकात है इन दोनों शख्सियात की। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ या बाकी पीडीएम के रहनुमाओं के साथ शायद मुलाकात हुई है, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। बिलावल का मुझे पता है कि लंदन में मुलाकात उनकी बिलावल की तो हुई है। अच्छा, तो अब ये कहना कि जी फौरी तौर पे वो मिले हैं और पहली मुलाकात के अंदर ये तय हो गया और दूसरी मुलाकात में ये तय हो गया, और ये मेरे ख्याल से ये मतलब है कि ज़्यादती होगी, क्योंकि पहले तो आप मिल के तो जाहिर है कि बहुत सी सूरत हाल आगे पीछे तो कोई मिलते हैं दो शख्सियात, लेकिन इसमें जो है वो मैंने आपसे कहा कि फैसला बहरहाल इन्हीं मीटिंग्स में होगा जी। चाहे वो 2 दिन रहें, 3 दिन जारी रहें, 4 दिन रहें, ईद के बाद आगे पीछे दाएं बाएं वो इन्हीं में होगा। लेकिन उसमें जो अल्टीमेट फैसला है वो जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने करना है। जरदारी साहब कह चुके हैं कि फैसला मैं करूँगा, नवाज शरीफ साहब जाहिर है कि उनकी हुकूमत है, तो वो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई इशू नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो, मतलब कोई 10 दिन आगे पीछे कर आके वो एक डेट सेट करेंगे। लेकिन जो केयर टेकर है उसका तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो केयर टेकर जो है वो केयर टेकर जरदारी साहब और नवाज शरीफ नहीं बनाएंगे। वो केयर टेकर इस तरह से बनेगी कि वो शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब बनाएंगे। यानी क्या खूबसूरत ये मंजरनामा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो दुबई नहीं रुके, पाकिस्तान आ गए लंदन से जी, तो वो जो है वो नाम देंगे। लेकिन इशू क्या, अब यहां पर क्या इशू होगा, यहां ये है कि वो जो यानी इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जी, अब देखना है कि राजा रियाज साहब क्या करते हैं। पर इस बार राजा रियाज साहब फुल फॉर्म में है, ये मैं बताऊं, और देखे ना गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। हाँ। देखे ना, पहले तो एक ख्याल ये था कि शायद वो पीटीआई के लोग अंदर आ जाएंगे तो वो, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं हो सका ना। तो राजा रियाज साहब केयरटेकर। अच्छा, अब राजा रियाज साहब इस वक्त जो है वो मतलब है कि उनकी तरफ से ये भी हो सकता है कि वो कहें कि जी आप ही नाम दे दें तो मैं वही नाम इधर से दे देता हूँ। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो कहेंगे 1 मिनट ठहर जाओ, मैं और हम लोग आपस में बैठ के तय करेंगे और हम ज़्यादा सॉलिड, क्योंकि ये नाम जो होंगे ना ये जाहिर करेंगे ना कि मतलब क्या किस तरह से बन रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि वो जो यानी बज़ाहिर तो जरदारी साहब और हो रहा है ना कि नवाज शरीफ साहब के दरमियान होगा, लेकिन असल में होगा राजा, जो ऑफिशियल होगा वो राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान होगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो है वो बाकी 13 पार्टियां जो हैं वो 13 पार्टियां एक तरफ हैं पीडीएम के जमात जी, और 13 पार्टियों में से राजा रियाज साहब उनमें से कितने नाम इधर एडजस्ट करते हैं, यानी अब ये देखना है। मतलब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या शक्ल अल्टीमेटली निकलती है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो जो है वो जिन्होंने करना है वो इधर बैठे हैं और नाम उधर से फैसला क्यों कायदीन करेंगे ना। लेकिन एक बात इसमें जो है ना, दूसरी जो मैंने बात की है,
मैंने ये बात मैं यहाँ पे कहूँ, मैं फिर वापस आता हूँ, थोड़ा सा वक्त है तो मैं इसको बात को कंटिन्यू। देखिए ये हंगामों के नतीजे में हुकूमतें ऊपर नीचे होना। आप ये देखें कि आज मैं सिर्फ आपको ये फ़्लाइट रेडार का ही है हमारे पास, फ़्लाइट रेडार 24 को अगर हम यहाँ पे दिखा सकें तो सुबह जो है वो 7:40 पे ये एम्ब्रियर लेगेसी 600 एम्ब्रियर लेगेसी 600 जो जहाज़ है, ये जहाज़ जो है ये 7:40 पे बेलारूस लैंड हुआ है और ये रोस्तोव से उड़ा है। ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा ज़रा इसको वाइट करें स्लाइड को तो हम इसको देख सकेंगे क्लियरली जी। तो ये जो है ये यहाँ से इसकी फ़्लाइट स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद ये जाता है ये बेलारूस में, ये मिन्स्क के पास उससे थोड़ा दूर एक जगह पे जाके लैंड हो जाता है। और ये जो जहाज़ है ये बड़ा खूबसूरत जहाज़ है। ये जहाज़ जो है ये एम्ब्रियर लेगेसी 600 जो है 13 इसमें सीट्स होती हैं। ये जो बड़े यानी आप समझ लें कि जो प्राइवेट जेट्स अपने पास रखते हैं, तो प्राइवेट जेट्स अपने पास रखने वाले जो लोग हैं वो अमूमन इस तरह के जहाज़, जो अमीर कबीर दुनिया के लोग हैं वो इस जहाज़ को बहुत पसंद करते हैं। तो कहते हैं ये जहाज़ जो है ये बड़ा अच्छा है और इस जहाज़ की वजह से उनको बड़ा आप समझें कि यानी वो इंजॉय करते हैं। ये बड़ा लग्जरी जहाज़ है, देखिए ना, ये हैवी जेट। इस जहाज़ का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जहाज़ जो बेलारूस में जाके लैंड हुआ है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये प्रिगोजिन का जहाज़ है। ठीक है। वैगनर ग्रुप के सरबराह जो हैं वो जो बगावत कर जी जो बगावत जी वो बेलारूस पहुंच गए हैं। ठीक है। और इस बात को सरकारी तौर पे थोड़ी देर के बाद, इस फ्लाइट रडार के कैच होने के कुछ देर के बाद इसको बताया गया कि उनकी जो इंटेलिजेंस है रशिया की, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो मुकदमात कायम थे वार्नर ग्रुप के सरबराह के ऊपर, वो उन्होंने ड्रॉप कर दिए। अच्छा। और प्रिगोजिन जो हैं वो उसके बाद वो बेलारूस पहुंच गए हैं। ठीक है। और बेलारूस की उसके बाद बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको, वो भी आए और उन्होंने फिर ये बताया कि हमारी अहमियत मुल्क की और हमने किस तरह से इसमें एक रोल प्ले किया है, ये सारा कुछ किया है। और हम मतलब चाहते हैं कि मजबूत रहे रशिया और ये और सारा। साथ ही दो ऐलान हुए साथ ही। एक तो ये ऐलान हुआ रशिया में क्रेमलिन से, पहला ऐलान ये हुआ कि जी हम चार्जेस ड्रॉप कर रहे हैं वैगनर ग्रुप के सरबराह पे, चूँकि और उसमें उन्होंने कहा कि ये इसलिए चार्जेस ड्रॉप कर रहे हैं कि ये जो है ये कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जिसके नतीजे में तख्ता उलटना था। ये एक एहतजाज की शक्ल थी, एक एहतजाज था, मुसल्ला था, लेकिन वो उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ तख्ता उलटने की कोशिश थी। तो हमने चार्जेस, ये वही गालिबन जो बेलारूस ने डील करवाई थी। आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अभी ये हुआ है कि वो बेलारूस पहुंच गए। अब अलेक्जेंडर बेलारूस भी इनको प्रिगोजिन को तब से जानते हैं जब ये 2002 में पहली दफा रेस्टोरेंट में गए थे उनको और खाना खाया था और बड़ा पसंद आया था। सेंट पीटर्सबर्ग में रेस्टोरेंट उनका बड़ा पसंद आया था। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं दोबारा यहाँ पे एंडोर्स कर रहा हूँ कि अमेरिकन्स ने जब ये सब कुछ हो रहा था, आपके ख्याल से अमेरिकन्स को अगर पता था तो रशियंस को नहीं पता था? उन्होंने होने दिया, सब ने होने दिया कि देखो ये कहाँ जाती है कहाँ। और रियासतें कहीं ना कहीं राब्ते में थी। अमेरिकन्स ने ज़ेलेंस्की को कहा कि इस तमाम अरसे में, ज़ेलेंस्की ने पूछा यूक्रेन से कि ये बेहतरीन मौका मैं आगे बढ़ के कब्जा कर लूँ। अमेरिकन ने ज़ेलेंस्की से कहा कि ऑपरेशंस बंद कर दो। ये रशिया में जब टर्मोइल चल रहा है, इसको पब्लिकली वो नहीं कहेंगे, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि ये रशिया के अंदर जो कुछ हो रहा है इसमें हमें हमारा शक भी नहीं होना चाहिए कि हम करवा रहे हैं पुतिन के साथ, ठीक है। ये बेलारूस में आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ न्यूक्स और ये और वो टैक्टिकल वेपन, छोटे वेपन तो बड़े खतरनाक होते हैं ना, छोटे वेपन जो मेरे ख्याल से 100 किलोटन तक होते हैं, 1 किलोटन से लेके 100 किलोटन तक,
तो 15 किलो टन पे गिर गया था वो जो हिरोशिमा का बम था, ठीक है ना। तो ये किलो टन का छोटे टैक्टिकल वेपन जो होते हैं छोटे साइज़ के बड़े ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि ये जो कुछ हो रहा है रशिया को यकीन रहे कि हम इसमें नहीं है कहीं, मतलब इस वक्त ज़ेलेंस्की ना बढ़ जाए आगे कहीं, कब्जे ना कर। उन्होंने इसको होने दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन, हो सकता है खुद नहीं, लेकिन डीपी स्टेट्स किसी लेवल पे वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। दे इंश्योर्ड कि ये मामला जो है ये ख़त्म हो। इस दौरान कहीं इतना वो सूरत हाल ना बिगड़ जाए वहाँ की कि प्यूटिन ये कहे कि अच्छा 1 मिनट ठहरो, ये अमेरिका करवा रहा है या इसके पीछे का प्यूटिन केजीपी में रहा है। प्यूटिन कोई उसको सादा मतलब गहरा आदमी है, गहरा एक्सपीरियंस आदमी है। मैं आपको ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। उसने ये होने दिया, ठीक है, कि सारे लोग खुल के सामने आ जाएं कि कौन कौन है, किसका कहाँ पे जो क्या हाँ किरदार हाँ है। कहीं कोई फिंगरप्रिंट मतलब, और उसके बाद खास जगह पे जाके तभी रशियंस ने रिएक्ट नहीं किया। अब इसकी बहुत सारी मिसालें आपको देखें ना। और वो जो ख्याल था उसका कि मैं शायद आगे बढ़ूंगा, वैगनर ग्रुप मेरे साथ है तो मुझे कहीं से कॉल आ जाएगी तो अमेरिका कूद जाएगा बीच में, ये कूद जाएगा, ज़ेलेंस्की पीछे से मदद करेगा, वो नहीं हो सका। और वो जो है वो चिड़िया का बच्चा अब वो बैठा है बेलारूस में बैठा है, और उधर वो डिफेंस मिनिस्टर भी अपनी जगह पे हैं और चेयरमैन जॉइंट भी अपनी जगह है, जिनको हटाने वो निकला था। सर ब्रेक एक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद मुल्क की सियासत पर भी। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, माशी हालात पर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त IMF के जो MD है उनसे रब्ता किया है, लेकिन 3 दिन रहते हैं अभी ये माहिदा ख़त्म होने में। इसके बाद क्या ऑल्टरनेटिव प्लान है हमारे पास, हुकूमत के पास? इसमें देखें, उम्मीद तो है कि हो जाएगा, उम्मीद तो है ये हो जाएगा और इसको होना भी चाहिए, क्योंकि अब तो कोई ऐसी कंडीशन है नहीं सवाए इसके कि वो जो सारी ही कंडीशंस मान ली हैं। अब भी अगर नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत ही सूरत हाल इसमें अजब सी हो जाएगी। हो जाना चाहिए, तमाम शराइत मान ली गई हैं और अब वो बात हो रही है टेलीफोन पे और वो कह रही हैं कि आप खुश मतलब है कि तारीफ़ कर रहे हैं और ये कर रही हैं वो, तो मेरे ख्याल से IMF की तरफ से अब कोई ऐसी बात है नहीं जो उनकी तरफ से अब भी रह जाए जी। तो देखते हैं, अभी हैं 3 दिन, और 3 दिन में अगर ये नहीं होता तो फिर जाहिर है कि नए मसाइल खड़े होंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं जो आपसे पहले बात कह रहा था वो ये थी कि ये इसको ये जो आर्मी एक्ट है यही फिर इसकी जो आज बहस चली, इसी का जो 2(1) है वो मतलब उसी का जो सेक्शन 2 है फिर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बन जाता है। यानी उसमें जो फर्स्ट है उसका हिस्सा उसमें ये है कि जी अगर उकसाने की कोशिश की जा रही है, फौज की किसी फौज को उकसाया जा रहा है, और 2 ये है कि अगर उसमें हमला हो जाए किसी इंस्टॉलेशन पे, किसी और जगह पे, जो फौजी तनसीब पर, किसी ऐसी तनसीबात पे, ऐसी जगह पे, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बन जाता है। तो ये तो बात एक हो गई। दूसरी जो बात है इसमें ये है कि जो मैंने आपसे पहले बात कही और मैं दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ कि ये 2000 यानी शायद उससे पहले 2023 से पहले तक ये होता रहा है दुनिया में। हमने आखिरी दफ़ा ये सूडान में देखा, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला ख़त्म हो चुका है कि रियासतें अब वो, और ये मेरा इसमें बड़ी हद तक रोल इस बात का है कि हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जो कि जहाँ पर चाइना इमर्ज हो रहा है। अच्छा, सोवियत यूनियन भी अपने दौर में, जब सोवियत यूनियन जब पहली जंग थी उस वक्त भी उसने हुकूमतें गिराईं, बहुत सी गिराईं। हमारे पड़ोस में ये अफगानिस्तान के अंदर हुकूमतें बनती गिरती रहीं, सोवियत यूनियन गिराता रहा, बनाता रहा, उनकी खाद एक्टिव थी। लेकिन उसके बाद अब जो मैंने आपसे बात कही ना कि अब इसको कोई पसंद नहीं करता, ये अगर हम इसको दिखा सकें थोड़ा सा तो हम इसको देख लेते हैं कि यही इसी का जो अब ये डार्क हो गया बहुत ज़्यादा, बाहर आगे पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन इसमें बस सिंपली इतना है कि ये इसी का जो ये हैविंग हाँ ये जो है ना ऊपर जो इसका जो 2 है इसका कि कमिटेड इन रिलेशन टू एनी वर्क ऑफ डिफेंस, उन जगहों पे अटैक करे तो वो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आ जाता है। हाँ। जो ब्लू है उसको छोड़ दें, जो ऊपर है उसको पढ़ें, ठीक है, जो वाइट है तो वही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 बन जाता है। और इसी का जो पहला हिस्सा है वो जो है वो रिलेटेड है इस बात से कि वहाँ पर अगर उकसाया जाए, ठीक है। अच्छा, तो वो आर्मी एक्ट है और बहरहाल ये इसमें है बात सारी। अच्छा, अब इसमें जो है
जो इसमें इम्पोर्टेंट बात जो मैं पहले कह रहा था वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान में अब इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ का यहाँ पर ये देखना है कि क्या तहरीक इंसाफ जो भी अगला इलेक्शन है, क्या उसमें जो इंतखाबी जो पेपर होगा, जो बैलेट बॉक्स होगा, जो बैलेट पेपर होगा, सॉरी, बैलेट पेपर पे क्या बल्ले का निशान होगा या नहीं। ठीक है, बल्ला क्या मतलब है कि तहरीक इंसाफ पार्टी रहेगी या पार्टी के ऊपर ही कोई इश्यूज खड़े होने, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना बात, क्योंकि उस सूरत हाल देखें जो भी इलेक्शंस हैं, ये जो टाइमिंग्स है ना इसकी अभी शुरू नहीं हुआ, अभी प्रोसेस जो है वो जो ट्रायल्स हैं और वो यानी आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी गिरफ्तारियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ट्रायल है वो शुरू नहीं हुआ जी। अभी उनके जो चेयरमैन उनके ऊपर भी फर्ज जुर्म आयद हो रही है, ठीक है, लेकिन होते ना गवाह, उधर से गवाह पेश करें, इधर से, वो कोई स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा अभी, ठीक है। और इन्होंने तो ये कहा आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कि वो कस्टडी में है लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुए। अच्छा, अब वो ट्रायल कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, चेयरमैन का क्या, उसकी जगह, उनकी जगह शाह महमूद कुरैशी या कोई दूसरा बाहर रहेगा, वो देखेगा, सेनेटर्स उनके मौजूद हैं, क्या अगर बल्ला होगा तो बल्ला तो होगा, ठीक है ना। तो ये पार्टीज जो हैं इस वक्त जो बैठी हैं सारी, वो यकीनन ये भी डिस्कस कर रही हैं कि जो टाइमिंग है जी, मतलब आप अगर चले जाते हैं मिसाल के तौर पे ये डिसॉल्व करते हैं अगस्त में और सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होता है फर्ज करें, तो अक्टूबर में तो आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बैलेट पेपर छापना शुरू करता है और वहाँ जो है पीछे वो ट्रायल्स हो रहे हैं। अच्छा, अब वो मुकदमात हो रहे हैं, जब मुकदमात चल रहे हैं तो एक तरफ धड़ाधड़ पता चला, आपके पास खबरें आ रही हैं, गिरफ्तारियाँ, ये वो, साथ और साथ ही वही अदालत जो है वो कह रही है कि अच्छा जी ये यहाँ पर आप जो है ये मुकदमात ख़त्म कर दें, इनके ऊपर डाल दें इनको, मतलब ये एक गड़बड़ सी कोई उसकी जो यानी उसकी ऑप्टिक्स हैं बड़ी अजीब सी हैं सर। या तो ये मामला यानी इस दौरान ये पार्टीज आ जाएं और इस दौरान इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो और इश्यूज होंगे। सबसे बड़ा इशू तो ये जो यानी आप सोचें ना कि इस वक्त ऑप्टिक्स कैसी जाएंगी कि जी वो अगर इंतखाबी जलसा हो रहा है और दूसरी तरफ पता चल रहा है कि जी वो यास्मीन राशिद साहबा का जो है वो शुरू हो गया, इजाज़ चौधरी साहब, वो जो फुटेज आई है उसमें उनका भी नाम, तो मेरे ख्याल से ये भी पार्टियां ध्यान में रखेंगी। और दूसरा ये भी ध्यान में रखेंगी कि जो जाहिर है कि लोग ये मैटर करता है ना बहुत ज़्यादा कि इलेक्शन जो है वो कैसे है भाई, मतलब एक ही इत्तेहाद था तो वही इत्तेहाद पर आपस में, मतलब क्या कौमी हुकूमत तो ऑलरेडी है ना एक, उसमें आप सिर्फ एक पार्टी को निकाल दें तो बाकी तो कौमी हुकूमत है, जमात इस्लामी को निकाल दें चलें, ठीक है, बाकी तो कौमी हुकूमत है। तो इलेक्शन की डायनेमिक्स बनाने के लिए कि ये प्रॉपर इलेक्शन हो रहा है तो कोई सफ जरूरी है ना सर। मतलब या तो फिर वो इलेक्शन नहीं होगा, वो एक कौमी हुकूमत टाइप चीज ही होगी, और इलेक्शन होगा तो फिर उसमें ये शो करना पड़ेगा ना कि हम और आप सख्त एक दूसरे के मुखालिफ हैं, मतलब यहाँ ये इशू है ना बहुत ज्यादा। तो क्योंकि उनको जोड़ के रखा हुआ था ये, मतलब अभी तक जिस शख्सियत ने जोड़ के रखा हुआ था जिसकी वजह से ये इत्तेहाद था, वो शख्सियत तो नहीं है अब, यानी सियासी मंजरनामे पे। तो अब वो जो यानी क्या ये दोबारा 90 की तरफ जाएगा मामला सर, या ये मामला जो है ये एक कौमी की तरफ जाएगा, या अगर कौमी की तरफ जाएगा तो इलेक्शन क्यों होगा, ठीक है, मतलब ये क्या मामला पहले तय हो जाएगा। देखिए ना, ये तो फिर अजीब सा ही हो जाएगा कि अब वो बातचीत करके वो तय करते हैं जी आपका प्रेसिडेंट होगा, इसका ये होगा, तो फिर इलेक्शन क्यों होगा। तो ये अभी खदोखाल वाजे होने हैं सही आने वाले दिनों में, क्योंकि इनकी जो टाइमिंग्स हैं, मैंने कहा ना इसी दौरान ये पूरा
इस्टेब्लिशमेंट का सारा फोकस है फौज का, यानी ये यहाँ फोकस है। ठीक है। ये मामलात, और जाहिर है कि आर्मी एक्ट आ गया ना इसमें, क्योंकि उनकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हुआ है और उनके अपने लोग अंदर हैं, यानी उनके अपने लोगों के ऊपर मुकदमात और उनके अच्छा, और उसमें वो किसी की बात नहीं सुन रहे, यानी वो इतनी सिफारिशें हैं, उसका किसी की साहबजादी है, जीरो टॉलरेंस। और जीरो टॉलरेंस का मतलब ये कि जीरो मर्जी, ईद पे भी कोई जमानत नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, मजीद शायद गिरफ्तार। तो मेरा सिर्फ कहने का है कि अब ये देखना है कि वहां से जो एक बात सामने आती है ना कि हम क्या एडजस्टमेंट होती है सीट की, जो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि उसकी तरदीद भी हुई है, वो होती है, या वो यानी उसका फॉर्मेट, अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये फॉर्मेट जो है ये अभी देखना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये कैसे हो सकता है कि आपका वजीर आजम नहीं मेरा वजीर आजम होगा, तो आप ये तो फिर इलेक्शन नहीं, देखिए ना, कौमी हुकूमत बना ले फिर आप नहीं, खुल के देखें, पीपल्स पार्टी पंजाब में, फिर यानी इसकी कोई शक्ल अभी निकलेगी सामने कि ये जो है ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, वो जो ग्लू करता था ना इन सबको इकट्ठा, वो फैक्टर अब नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो क्या हम 90 की दिहाई में वापस? ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।